हेलो, नमस्कार दोस्तों। हाय, मेरा नाम है अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 77। नीरज के गाड़ी शादी वाले वेन्यू पर पहुंच जाती है। ईशान उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोल देता है। सॉरी सर, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। आप तब तक अपने भाई से मिल लीजिए। हाँ ठीक है, और कोई ज़रूरत नहीं मेरे आगे पीछे यहाँ पर डोलने की। अभी तुम यहाँ का काम देखो, मेरा हुक्म ऑफिस में बजाना। नीरज अपने रूखे सूखे अंदाज में कह देता है। उसके बोलने का तरीका ही यही था। कोई अच्छी बात भी वो इस तरीके से बोलता था कि सामने वाले को बुरा लग जाए। बाकी ईशान उसके स्वभाव का आदी हो चुका था। उसे समझ आ गया था नीरज यहाँ के काम पर ध्यान लगाने के लिए कह रहा है। थैंक यू सर। आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। हाँ हाँ, जाओ दिमाग मत खाओ। ईशानी ईशान को फूलों के चादर के नीचे ईशानी को भी लेकर आना था, इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। नीरज अंदर की तरफ चल देता है। अरविंद जी की नज़र उस पर चली जाती है। समधी जी, ये है हमारा बड़ा बेटा। इसका दिमाग हर वक्त गर्म ही रहता है। ये कुछ कहे तो इसकी बातों को बुरा मत मानिएगा, हम पहले ही माफ़ी मांग लेते हैं। अरविंद जी ताऊ जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम उनको कुछ कहने का मौका ही नहीं देंगे। सोनू, पप्पू, चिंटू, अरे जाओ कुर्सी लेकर आओ, बरके दामाद जी आए हैं। जरा अच्छे से आओ, भगत करो। कुर्सी के कूलर के सामने कुर्सी खाली करवाओ। जाओ जल्दी जाओ, ठंडा लेकर आओ। गर्मी में थक गए होंगे, उनका गाड़ी भी खराब हो गया था, कितना परेशान हो गए होंगे। कितनी बार रोड बनाने का आवेदन दिए हैं, लेकिन सरकार पास ही नहीं करता है। गांव का मुखिया तो है ही गया गुजरा। ताऊ जी चिल्लाते हुए नीरज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। नीरज अपने गाड़ी में से बाहर निकल कर आ जाता है। ब्लू शर्ट, ब्लैक ट्राउजर और अपने ब्लेजर को हाथ पर टांग लिया था उसने। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे। नकुल, मेरे कपड़ों में कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं सर। तो फिर ये सब मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? वो सर, आपके जितना सुंदर इंसान इन्होंने नहीं देखा होगा ना। जस्ट शट अप, हमेशा बकवास करने आता है। हाँ, लोग शरद के रूप को देखकर घायल हो गए थे, लेकिन नीरज की पर्सनैलिटी की बात ही कुछ और थी। 6 फीट हाइट, लंबी सी नाक, मध्यम बाल जो जेल से सेट किए हुए थे, ट्रिम की हुई दाढ़ी और बीच में उसके होठ जो उभरे हुए थे उसके चेहरे को और आकर्षक बना रही थी। खैर, वो अपने शान से चलता हुआ आ रहा था। अरे अरे, आइए आइए बड़की जमाई बाबू, यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अरे जल्दी से ठंडा लेकर आओ। ताऊ जी खुद उसके तीमारदारी में लगे हुए थे। बड़के जमाई बाबू, आपको कुछ और चाहिए? वाई आर यू कॉलिंग मी सन इन लॉ? आई एम नॉट योर सन इन लॉ। जमाई बाबू जमाई बाबू सुनकर नीरज इरिटेट हो जाता है। जमाई बाबू अंग्रेजी में कोनो खाना का नाम बता रहे हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मुझे जमाई बाबू क्यों बुला रहे हैं? मैं आपका जमाई नहीं हूँ। मेरा नाम नीरज है, कॉल मी नीरज। अरविंद जी अपना सर पीट लेते हैं। इसको तो मान आदर भी नहीं पचता है। अरे नहीं नहीं जमाई जी, आप जमाई जी के बड़के भाई है तो हम लोग बड़के भाई को भी जमाई बाबू ही बुलाते हैं। आपको बुरा लग गया हो तो नाम से बुला लेंगे। ताऊ जी अपनी गलती सुधारते हुए बोलते हैं। इधर ईशानी की एंट्री होती है। अपनी खूबसूरत सी दुल्हन को देखकर शरद पल के झुकाना भूल जाता है। सब खड़े हो जाते हैं। ईशान, ताऊ जी के दोनों बेटे और एक लड़का था। चारों तरफ से फूलों का चादर पकड़ रखा था। ईशानी के चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। शरद हाथ बढ़ा देता है। ईशानी उसके हाथ में हाथ रखने ही वाली होती है, तभी ईशानी का हाथ पकड़ लेता है। सब हैरान हो जाते हैं। देखिए शरद जी, मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। आपको मुझसे पहले वादा करना होगा कि आप मेरी बहन की जिंदगियों में खुशियाँ से भर देंगे। बहुत नादान है, दुनियादारी की समझ इसमें अभी नहीं है। कभी इसकी कोई गलती भी आपको पता लगे
तो आप इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नादानी समझकर माफ़ कर देंगे और जीवन भर साथ देंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं जब तक जीऊँगा, इसका हाथ नहीं छोड़ूँगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारा रिश्ता कमज़ोर नहीं पड़ेगा। शरद ईशान से वादा करता है। ईशान खुशी-खुशी ईशानी का हाथ शरद के हाथों में रख देता है। सब तालियाँ बजा देते हैं। ईशानी अपने लहंगे को सँभालते हुए स्टेज पर चढ़ जाती है। दोनों के हाथों में जयमाला पकड़ा दिया जाता है। शरद झुकते हुए स्टेज पर बैठ जाता है और ईशानी मुस्कुराते हुए उसके गले में जयमाला डाल देती है। फूल बरसते हुए तालियों का शोर फिर से होने लग जाता है। शरद उठकर ईशानी के गले में जयमाला डाल देता है। सीटी, ताली दोनों बजने लग जाती है। वहीं नीरज ये सब देखकर अपना मुंह सिकुड़ रहा था। अपनी बर्बादी पे भी वाला कोई इतना खुश होता है, ये कौन समझे इस पागल को। एक दिन मेरे पास पछताते हुए आएगा, भाई भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नीरज शरद को देखकर बड़बड़ाया जा रहा था। सब स्टेज पर चढ़कर मुबारकबाद दे रहे थे। नीरज भी अपने कुर्सी पर से उठकर उसकी तरफ चल देता है। कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना तो उसे आता ही नहीं था। भाई, आपको यहाँ देखकर पता नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है। नीरज को सामने देखकर शरद खुशी से बोल पड़ता है, ईशानी, ये है मेरे बड़े भाई नीरज भैया, नीरज भाई, नमस्ते। ईशानी हाथ जोड़ लेती है। बदले में उसकी जुबान से शब्द नहीं निकलते हैं, बस सर हिला देता है। अब देख लिया ना मुझे यहाँ पर, तो कर लेना शादी और हो जाना बर्बाद। भाई क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? कुछ नहीं, मन तो हो रहा है इसी जयमाले से तुम्हारे गले का फंदा बना दूं और फांसी लगा दूं। तुम्हें पता है मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सॉरी भाई, कितने हम लोग तो कितने अच्छे से आ गए। आप ही ना जाने कितनी क्यों इतनी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये ले। नीरज अपनी जेब में से कार की चाबी निकाल कर उसके हाथों पर रख देता है। न्यू कार? हाँ, लेकिन खटारा बनकर आधे रास्ते में पड़ी हुई है। ठीक करा कर ले जाना। भाई, ऐसा भी कोई गिफ्ट देता है क्या? मैं तो तुम्हें अच्छा ही गिफ्ट दे रहा था, तुम्हारी किस्मत ही खराब थी तो मैं क्या करता। अब ये मत कहना कि तुम्हारे बगल में बैठकर तुम्हारी शादी देखूं, मुझे सोना है। इसलिए मैं खा पी कर सोने जा रहा हूँ और कल सुबह ही दिल्ली निकल निकल जाऊंगा। ठीक है, हमें आशीर्वाद तो दे दीजिए। शरद उसके पैरों में झुक जाता है। ईशानी भी झुककर प्रणाम कर लेती है। हाँ हाँ, ठीक रहो, खुश रहो। मिलने मिलने का प्रोग्राम खत्म होता है। ईशानी सबको लेकर अंदर चले आते हैं। अब परछावन का समय होता है जिसमें दुल्हन की बड़ी बहन या दुल्हन की भाभी दूल्हे का श्रृंगार करती है। शरद को एक कुर्सी पर बैठा दिया गया था। बड़ी भाभी को ये रस्म करने का मौका मिला था। पहले शरद के चेहरे को पानी से धोती है, उसके बाद छोटे से तौलिए से पोंछती है। उसके बाद उसके मुंह पर फेयर लवली क्रीम लगाया जाता है। दूल्हे को फेयर लवली लगाया जाता है। शरद का मुंह तो बना हुआ था, लेकिन बेचारा चुपचाप सब कुछ करवा रहा था। आंखों में काजल, चंदन टीका, बालों में कंघी करते हुए उसके बाद उसके नाक को पान के पत्ते से दबाकर भाभी उसे खड़ा करती है और फिर बिठाती है। ऐसा 3 बार करते हैं। आखिरी बार में कोई शरद के पीछे से कुर्सी खींच लेता है। शरद जैसे ही बैठने के लिए झुकता है, गिरने लग जाता है। सभी औरतें हंस पड़ती है। वो तो अतुल उसके कंधे को पकड़ कर संभाल लिया था, नहीं तो वो वहीं पर चित हो जाता। ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। रिया खुश हो रही थी ये सब देखकर। आराधना जी और भावना जी भी सब कुछ देखकर खुश हो रहे थे। ये सब कुछ नए नए रस्म थे उनके लिए। बाद में शरद को कुर्सी पर बिठाते हुए आरती करती हैं। उसके बाद भाई आंगन में लेकर जाता है। ईशान, ईशान कहाँ गया ईशान? ईशान के नाम का फिर से शोर होने लग जाता है। ईशान बारात की खातिरदारी में लगा हुआ था। अपना नाम सुनकर वहां पर पहुंचता है, लेकिन ईशान के नाम सुनकर रिया के कान खड़े हो जाते हैं। इन्होंने तो कहा था कि ये ईशान नहीं है और ये यहाँ पर नहीं रहते हैं, जबकि भाभी की फैमिली तो दिल्ली में ही रहती है ना। तो फिर इन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला? बिटवा, इनके गले में तौलिया डालकर अंदर लेकर जाओ।
ईशान शरद को लेकर अंदर जाता है और उसके कपड़े बदलवाकर धोती पहना देता है। शादी से पहले गौरी पूजने का रस्म होता है। ईशानी को भगवान वाले रूम में गौरी पूजने के लिए बैठा दिया गया था। उसका भी लहंगा उतार कर पीली बनारसी साड़ी पहना दिया गया था। सुशीला जी भी उसके साथ बैठी हुई थी, क्योंकि जमाई का परिछन सास नहीं देखती है। ईशानी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? कमजोरी तो नहीं लग रही है ना बेटा? बस आज भर का बात है। हाँ, कल हम तुम्हारा सारा मनपसंद खाना बनाएंगे। बस आज रात किसी तरह से बिता लो। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। सब औरतें शरद को लेकर अंदर आते हैं। ईशान फिर से बाहर की तरफ चला जाता है। शरद ईशानी का हाथ थामते हुए बाहर मंडप पर आ जाता है। ईशानी के कन्यादान करने के लिए दादा दादी को बिठाया गया था। दोनों की हालत बहुत नाजुक थी, लेकिन उन लोगों के दिल में कन्यादान करने की प्रबल इच्छा थी, जिसके लिए सुशीला जी नाराज भी हुई थी। लेकिन कैलाश जी नहीं मानते हैं और अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई ने किया था। मंत्रोच्चारण के साथ कन्यादान की रस्म आरंभ होता है। शरद के हाथों में पान सुपारी सिक्का रखकर संकल्प करवाया जाता है। औरतें लोकगीत गा रही थी। ईशान कोई सामान लेने के लिए अंदर की तरफ आ रहा था, तभी उसका कोई हाथ पकड़कर खींचते हुए कोने में लेकर चला जाता है। क्या हुआ, कौन है? बोलते बोलते ईशान की जुबान रुक जाती है जब वो रिया को देखता है। क्या कर रही हैं आप? हमें इस तरह से किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। ईशान इधर उधर नजर घुमाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। मैं मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ईशान भागने की कोशिश करता है, लेकिन रिया उसका हाथ पकड़कर वापस अपनी तरफ खींच लेती है। मुझे आपसे बात करनी है अभी के अभी। देखिए, जिद मत करो। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगा? आप सीनियर ईशान सर नहीं है, तो फिर सब आपको ईशान नाम से क्यों बुला रहे हैं? हाँ, क्योंकि मेरा नाम ईशान है, लेकिन मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ। अच्छा, अब आप ये कहेंगे आप यहाँ पर रहते हैं जबकि भाभी की फैमिली दिल्ली में रहती है। भाभी ने बताया था, और आप उनके भाई हैं, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ईशान को समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। जब तुम्हें पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये समझ लो कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना है। और प्लीज़ ये बचकानी हरकतें बनना बंद करो। नाम बनाने में इंसान की पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन बदनामी के लिए एक पल काफ़ी होता है। अरे लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। बस समझ लो, कॉलेज में हम एक दूसरे को जानते थे, अब नहीं जानते हैं। यही बेहतर है हमारे लिए। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं जवाब देना तुम्हें ज़रूरी नहीं समझता हूँ। जाओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। रिया को बुरा लग जाता है जब जानने पहचानने वाला इंसान एकाएक आपके लिए अनजान बन जाए। ईशान जा चुका था। रिया भी वहाँ पर, जहाँ पर सब बैठे हुए तो वहाँ पर चली जाती है। रिया को जाते हुए देखकर ईशान गहरी सांस लेता है। आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए, लेकिन हम एक दूसरे को ना जाने तभी बेहतर है। तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान होगी और मेरी ज़िंदगी भी आसान होगी। इस बार जब आया था और धानी की हालत देखकर जो उसके मन में थोड़ी बहुत ना की भावना थी, आज वो भी ख़त्म हो गई थी। अब उसे भी धानी के ऊपर दया आने लगा था। उसका एक कदम धानी की ज़िंदगी बदल सकता था, और अब वह इस कदम को उठाने के लिए तैयार था, क्योंकि जो उसके मन में ख्वाहिशें पनप रही थी, वो इस जन्म में तो पूरे होने वाला नहीं था। ना ही वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ सकता था, और ना ही वो रिया के काबिल खुद को समझता था। कहाँ वो महलों की राजकुमारी और कहाँ वो मामूली सा लड़का। दोनों में कोई मेल नहीं था। दिल कहाँ इन चीज़ों के बारे में सोचता है। वो तो बस किसी के लिए धड़क जाता है, किसी के लिए मन में भावना बस जाती है। बाकी ये दुनिया के रीति रिवाज ऐसे ऐसे प्यार करने वालों को कभी साथ नहीं देती है। नीरज का धमकाना कोई मामूली नहीं था। ठीक ही तो कह रहा था, किसी को बना सकता है तो किसी का बिगाड़ भी सकता है। अरे
ईशान, यहाँ पर खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? पुलाव लेकर चलो। छोटे भैया उसे आवाज लगाते हैं। हाँ हाँ। ईशान फिर से बाहर बारातियों को खिलाने के लिए चला जाता है। इधर कन्यादान की रस्म हो चुकी थी। इस घड़ी में सबकी आंखें भावुक हो जाती हैं, क्योंकि इस रस्म के बाद बेटी पराई हो जाती है, दूसरे कुल की हो जाती है। दादाजी कांपते हाथों से ईशानी का हाथ शरद के हाथों में रख देते हैं। उसके बाद दोनों भाभियां ईशानी को उठाकर शरद के बगल में बिठा देती हैं आगे की रस्मों के लिए। किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई धानी सब कुछ देख रही थी। आंखों से बस आंसुओं की धारा निकल रही थी। ईशानी की शादी देखते हुए भी उसे अपनी शादी याद आ रही थी। यही सारी रस्में तो उसकी शादी में भी हुई थी। वो कितना खुश थी। सागर कितना खुश था। फिर किसकी नज़र लगी उसकी खुशियों को? वो अभी ये सब सोच ही रही थी, तब भी एक लंबा चौड़ा आकृति उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस वजह से वो शादी की रस्में नहीं देख पा रही थी। खड़ा तो था वो शरद के सामने, लेकिन धानी को दिखाई देना बंद हो गया था। मैं जा रहा हूँ सोने, तुम्हें कुछ काम है मुझसे? नीरज फॉर्मेलिटी के लिए पूछता है। नहीं भाई। ठीक है फिर, गुड नाइट। सुबह तक ये सब खत्म हो जाएगा ना? हाँ भाई। फिर मैं सुबह तुझसे मिलता हूँ। जी भाई। चलिए सर। ईशान उसे सुलाने के लिए कमरे की ओर लेकर जा रहा था, तभी बुआ जी के दिमाग की बत्ती जल उठती है। ईशान बिटवा, मेहमान जी को उस आखिरी वाले कमरे में सुलाना जिसमें कूलर लगा हुआ है। गर्मी नहीं लगेगा इनको, और वो खाली भी है। जी बुआ जी। ईशान नीरज को लेकर बरामदे की तरफ बढ़ जाता है। धानी बस उसे पीछे की ओर से देख पाती है। उसके जाने के बाद वो फिर से शादी देखने लग जाती है। ए बिट्टू की माँ, इधर आओ। बुआ जी आवाज लगाती है तो सुशीला जी उसकी तरफ आ जाती है। जी जी जी। ये अभी कौन गया है? ईशानी का जेठ है। एक काम करो, इसके कमरे में बोधी को भेजो। क्यों जीजी? वो उसके कमरे में क्या करने जाएगी? अरे उस कमरे में जाएगी तभी तो तुम्हारी जिंदगी से बाहर जाएगी। काम मतलब है? बुआ जी अपनी सारी प्लानिंग सुशीला जी को बताती है। लेकिन ये तो गलत है जीजी। बहुत बदनामी होगी हमारी। हमारी नहीं, वो बौधी की होगी। कल इससे तुमको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा लेकिन वेकिन मत करो। क्या चाहती हो, तुम्हारी ईशान की बहू बन जाए? नहीं जीजी। तो फिर जितना कहते उतना करो। कल इसको आश्रम भिजवाते हैं। ठीक है। इधर शादी की रस्में हो रही थी, और इधर धानी के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। ए धानी। जी माँ जी। एक काम करो, एक गिलास पानी चाय लेकर ईशानी के जेठ जी के कमरे में जाओ। क्या? हम कैसे जाए माँ जी? क्यों? पैर नहीं है तुम्हारे? तुम्हारे पैरों से जाओ। लेकिन हम अकेले? तो क्या पूरा गांव वाले को बुलाए तुम्हारे साथ जाने के लिए? बस काम ना करने का बहाना चाहिए इस रानी को। चुपचाप जाओ। देखना उन्हें किसी चीज की तकलीफ ना हो। जी जी माँ जी। धानी रसोई के अंदर चली जाती है। इधर नीरज कमरे को देखकर चैन की सांस लेता है। इस तरफ किसी को भेजना मत, मैं सोना चाहता हूँ, मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ओके सर, आप चिंता मत कीजिए, इधर कोई नहीं आएगा। ये आपका सामान, आपको फ्रेश होना है तो हो जाइए। ये रहे कुछ पानी के बोतल, मैं जाता हूँ, काम है। हम जाओ। नकुल का सोने का जुगाड़ कर दिया? नहीं सर, उन्होंने शादी देखने की इच्छा जताई है। ठीक है। नीरज को छोड़कर ईशान बाहर चला जाता है, और सबको सख्त उस तरफ जाने से मना कर देता है। नीरज अपने सूटकेस में से तौलिया निकालते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। धानी चाय बनाकर छान लेती है, ट्रे में रखते हुए पानी का गिलास रख लेती है। कुछ बिस्किट भी ट्रे में सजा लेती है, और आंगन से निकलते हुए बरामदे की तरफ बढ़ जाती है। इधर नीरज बाथरूम से निकलता है और अपने कपड़े ढूंढने लगता है।
लेकिन उसके कपड़ों में सारे फॉर्मल कपड़े थे। कोट पैंट सब रखा हुआ था, एक भी लोअर टी शर्ट नहीं था। ये नकुल बिना किसी काम का नहीं है, और मैं रात में को ये शर्ट पैंट पहन कर सोऊं। और ये एक कूलर कितना आवाज करता है, कितना इरिटेट कर रहा है। हो गॉड, मैं कहाँ आकर फंस गया हूँ। नीरज एक ट्राउजर निकालते हुए अपने पैरों में घुसाता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है? आ जाओ, खुला है। धानी दरवाजा खोलते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाती है। नीरज ट्राउजर का बटन लगा रहा था और तौलिया खोल रहा था, लेकिन धानी को देखकर वो हैरान हो जाता है। धानी झट से पीछे पलट जाती है। नीरज भी नजर उठाकर उसकी तरफ देखता है। सफेद रंग में लिपटे हुए किसी को देखकर उसके हाथ थोड़ी देर के लिए रुके थे, लेकिन वो अगले ही पल सामान्य हो जाता है। आपकी चाय। धानी के हाथ और जुबान दोनों कांप रहे थे। कैसे बेशरम इंसान है, एक औरत के सामने कपड़े बदल रहे हैं। धानी धीमी आवाज में बोलती है। चलो, चाय की तो सख्त जरूरत है, नहीं तो दिमाग फटा जा रहा था। एक काम करना, शुगर मत ऐड करना। धानी हैरान हो जाती है। एक तो उसे समझ नहीं आता है कि शुगर किस चीज को कहते हैं, और दूसरी बात, वो तो दूध चाय पत्ती चीनी डालकर उबाल कर ले आई थी। फिर भी बिना कुछ कहे प्लेट चाय का कप प्लेट में रखते हुए बिना उसकी तरफ देखे हुए हाथ बढ़ाकर उसे देने की कोशिश करती है। ये क्या तरीका है चाय सर्व करने का? मेरी तरफ देख कर दो। और तुम चेहरा क्यों छुपा रही हो? कहीं इस चाय में कुछ मिलाया तो नहीं है? धानी जल्दी से नाम में सर हिला देती है और झट से पलट जाती है। नीरज बिल्कुल उसके पीछे ही खड़ा था। टकराते टकराते बचती है। अभी भी उसका शरीर निवारा नहीं था। बिना घूंघट धानी घूंघट के अंदर से ही उसके खाली देह को देख लेती है। अगले ही पल कसकर आंख बंद कर लेती है। उसके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे थे। नीरज हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को थाम लेता है ताकि चाय नीचे न गिरे। ये अनजाने में हुआ स्पर्श धानी को अंदर तक झंकड़ित कर देती है। अब उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचते हुए दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन तभी एक आवाज के साथ दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। धानी पूरी तरह से कांप जाती है और नीरज भी हैरान हो जाता है। चाय का कप वहीं टेबल पर रखते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ता है। हेलो, कोई है? हम इस कमरे के अंदर बंद है, दरवाजा खोलिए। नीरज तेज तेज दरवाजा पीटते हुए खोलने के लिए बोल रहा था। बाहर बुआ जी अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए खड़ी थी। अब बस कल का इंतजाम करना था। बुआ जी अपने ब्लाउज में से कीपैड वाला फोन निकालती है और किसी को मिला देती है। अंदर जहां नीरज हैरान और परेशान था, वहीं धानी की रोते हुए हिचकी सुनाई दे रही थी। वो परेशानी से रूम में टहल रहा था, लेकिन धानी बस बिना कुछ बोले रोए जा रही थी। बंद करो रोना। तुम्हारे साथ यहाँ फंसकर मैं भी खुश नहीं हूँ जो मुझे रोकर दिखा रही हो। रोने की बजाय बाहर निकालने का रास्ता खोजो। नीरज एकाएक चिल्ला उठता है। धानी डर से कांप जाती है। उसका रोना और तेज हो जाता है। नीरज एक नज़र उसे देखकर गुस्से से अपने बालों में हाथ फंसा लेता है। ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गया हूँ? मैं कैसे निकलूं इन सब से? क्या धानी और नीरज निकल पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला भाग। तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल नए भाग के साथ। कहानी अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएंगे तो मुझे और खुशी होगी। थैंक यू।